अंटार्कटिका जाने के पहले ही एक माउंट त्रिशूल करके चोटी है जो उत्तराखंड खंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ड्यूरिंग द माउंटेनियरिंग हम उनको रेस्क्यू कर रहे थे और रेस्क्यू इन द सेंस वो उनकी डेथ हो गई। वहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया गया था। हम अपने साथ मैप्स लेके चलते हैं ताकि कुछ भी अगर इंसिडेंट एक्सीडेंट हो गया कि हम इस एरिया में हैं, हम आप हमें सपोर्ट कीजिए या हमें हेल्प कीजिए। एयरक्राफ्ट आए एंड उन्होंने जब हमने पिकअप किया, उसको उठाया, हमने एयरक्राफ्ट में जब उनको रख रहे थे, सडनली ही कोलैप्स्ड एंड उनके मुंह से पूरा झाग निकला। वो वहाँ पे सियाचिन में एक बैटल स्कूल है और आर्मी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे हमने 10 दिन का हमारा ट्रेनिंग हुआ। एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड और एक ऐसा नेशनल रिकॉर्ड हमारी इंडियन एयरफोर्स के नाम है। एक मीडिया के एक न्यूज़ की वजह से हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं एंकर आलोक और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स क्लब पॉडकास्ट। तो जैसा कि मैं जानता हूं कि आज के जो हमारे यंगस्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको माउंटेन्स पे जाने की इच्छा होती है एंड उन्हें ट्रैकिंग पसंद है, उन्हें बाहर जाना पसंद है, पहाड़ों पे घूमना पसंद है, एक्सप्लोर करना पसंद है, लेकिन उनके पास में इतनी नॉलेज नहीं होती है या फिर इतनी सारी डिटेल बातें नहीं पता होती हैं कि हम अगर जा रहे हैं कहीं पे किसी पहाड़ पे हम चढ़ने के लिए या फिर ट्रैकिंग के लिए या घूमने के लिए। ये ऐसा टॉपिक है जो हर यंगस्टर को पसंद है एंड आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग अपने दोस्तों के साथ या फिर अकेले भी जाना पसंद करते हैं, जिनको नेचर में एक्सप्लोर करना पसंद है। लेकिन क्योंकि उनके पास में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो इंटरनेट पे जितनी जानकारी मिलती है उन जानकारियों के बेस पे वो अपना प्लान बनाते हैं एंड उसके बाद में माउंटेन्स पे जब जाते हैं तो उन्हें एक अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है जो कि रियलिटी होता है। आज हम लेके आए हैं आपके सामने एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम ऐसे रियल स्टोरीज डिस्कस करने वाले हैं जो ऑलरेडी माउंटेन्स पे उन्होंने एक्सपीरियंस की है। एंड इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो इन्होंने पूरे 20 साल की सर्विस दी है हमारे इंडियन एयरफोर्स को, और मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ऐसे गेस्ट को आपके सामने हमारे पॉडकास्ट पे बुलाया है जो कि एक पैरा जंपर हैं, एक स्कीयर हैं, साइकिलिस्ट हैं एंड माउंटेनियर हैं। सो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आप लोग को मिलवाना चाहूँगा आज के हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर राकेश काड़े सर से। सो वेलकम सर। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू and thank you Alok for inviting me for this podcast. Thank you so much sir. It's a very big opportunity for me कि मैं आपका इंटरव्यू कर पा रहा हूँ एंड आपने अपना टाइम दिया, बिकॉज आई नो कि जो हमारे आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं उनके पास इतना ज़्यादा काम होता है कि और इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि समय निकाल के आ पाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो बढ़ते हैं सर पॉडकास्ट की तरफ। श्योर। जैसा कि मैं जानता हूँ कि साइकिलिस्ट, माउंटेनियर, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ये चीज़ क्या होती है, ठीक है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये आया कि पैरा जंपर और स्कीयर क्या होता है सर? बहुत बेसिक और अच्छा क्वेश्चन है आपका। बेसिकली माउंटेनियर, ट्रेकिंग, ये सब टर्म्स एक अभी इंटरनेट के ज़रिए वायरल हो चुकी है। पैरा जंपिंग और स्कीइंग। पैरा जंपर इज जो आकाश में जो हम एयरक्राफ्ट उड़ता है उसके थ्रू जब हमें जंप करना होता है उनको पैरा जंपर्स बोलते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी हमें एयरफोर्स देती है। उसी के साथ साथ ही स्कीइंग का मतलब ये होता है, जैसे भी आपने ऊंचे पहाड़ों में या स्विट्ज़रलैंड में वगैरह देखा होगा, जो बहुत सारा स्नो होता है, 2 स्कीज लगी होती है, 2 लकड़ियाँ होती है और 2 लकड़ियों के साथ हम बर्फ़ पे इधर उधर घूमते हैं, उसको स्कीइंग बोलते हैं। तो मैं वो स्कीयर भी हूँ। ओके, तो सर आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं। आप एयरफोर्स में भी थे, स्कीयर भी रह चुके हैं और साइकिलिस्ट भी रह चुके हैं, माउंटेनियर भी रह चुके हैं, पैरा जंपर भी रह चुके हैं। अब मुझे एक सवाल है कि आपने इतनी सारी चीज़ें की हैं, हाँ, और आप सर्विस भी दे रहे थे इंडियन एयरफोर्स में। सो मैं थोड़ा सा ये कंफ्यूज्ड हूँ कि लाइक आप सर्विस में रहते हुए भी ये सारे चीज़ कैसे कर पाए? बहुत ही सही सवाल है आपका, मगर ये आपको एक बताना चाहूँगा, यह भारतीय वायुसेना या किसी भी आर्म फोर्सेस की ये खूबी है कि वह अपने जो जवान है या जो अफसर है उनका टैलेंट है, हुनर है, उनको वो हमेशा तराशते रहते हैं, और जिनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है
उनको वो उस फील्ड में आगे बढ़ाते हैं। जिसका जैसे अभी मैंने माउंटेनियरिंग किया है, स्कीइंग किया है, पैरा जंपिंग किया है, इसका आर्म फोर्सेस के लिए भी अपना एक महत्व है। और उसके साथ साथ मैं एक एडवेंचर लवर हूँ, तो मुझे भी मेरी जो इच्छा है पूर्ण करने के लिए एक मौका मिलता है। तो एयरफोर्स में मैं जहाँ पे मैं वायुसेना में एज ए इंस्ट्रक्टर, फिजिकल इंस्ट्रक्टर ही था, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, और उसी के साथ साथ मैं मेरी ये जो एडवेंचर की एक्टिविटीज़ है मैं साथ में करता रहता था। तो सर आप जैसा कि इंडियन एयरफोर्स में थे एंड इंडियन आर्म फोर्स में भी उसको माना जाता है, तो मेरा ये कहना है कि कभी आर्म्स से आपका सामना हुआ? ओह बिल्कुल, आर्म्स का तो सामना लगभग मेरा हर दिन का था। बिकॉज एयरफोर्स में जो भी नया रिक्रूट आता है या जो भी नया रॉ रिक्रूट आता है या जो नया यंग लड़का आता है, उनको वेपन्स के बारे में सिखाना यह मेरा बेसिक काम था। अच्छा, आप ट्रेनिंग देते थे? हाँ, मेरा काम ही ट्रेनिंग था। चाहे वो ऑफिसर बनने के लिए आए, चाहे वो एयरमैन बनने के लिए आए, और अभी अग्निवीर बनने के लिए जो भी आए। ओके। दैट में बी लेडी, दैट में बी गर्ल, दैट में बी बॉय, क्योंकि हम उनको सोल्जर ही बोलेंगे। तो उनको वेपन्स के बारे में नॉलेज देना, यही मेरा बेसिक काम था। तो और हम कंबाइनली उसको बोलते हैं ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। ओके, सो आप वहाँ पे ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर थे? हाँ। ओके। एंड आपने लगभग कितने सारे बच्चों को ट्रेन किया होगा सर? मेरे हिसाब से काउंटिंग तो नहीं की, मगर अप्रॉक्सीमेट 20,000 अबव तो काउंट आई कैन रियलाइज, क्योंकि आई वॉज पोस्टेड टू NCC ऑल्सो, नेशनल कैडेट कॉर्प्स इन नागपुर इर्स्तल। तो लगभग 20,000 तो काउंट मैं ले सकता हूँ कि आई हैव ट्रेन मोर देन 20,000 ट्रेनिंग्स। क्या बात है सर, ये बहुत बड़ा नंबर है। एंड आपके मतलब इंस्ट्रक्शन पे 20,000 से भी ज़्यादा लोग अगर रेडी हुए हैं, हाँ, तैयार हुए हैं हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। एंड मैं एक नंबर ऑफ काउंट सोच सकता हूँ कि अगर एक पर्सन के थ्रू इतने लोग रेडी हो रहे हैं, इतने लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, तो हमारे जो और भी इंडिया में इंस्ट्रक्टर हैं, फिर हमारे पास कितने सारे सोल्जर्स रेडी हो रहे होंगे। बिल्कुल, आपने सही सोचा है। और ये जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं बेसिकली बहुत लिमिटेड है। ओके। दैट में भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, दे आर सिलेक्टेड एंड उनको स्पेशली ट्रेन ही किया जाता है कि एक कच्चे मिट्टी को एक सोल्जर में कन्वर्ट करना। क्योंकि फौजी जब बच्चा, हम उनको बच्चा ही बोलेंगे, जब 17-18 साल का बच्चा फौज में आता है तो उसके दिमाग में कुछ नहीं रहता। वो अपने परिवार को एक सपोर्ट देने के लिए और देश की सेवा करने के लिए आता है। तो उस बच्चे के माइंड सेट को एक फौजी में कन्वर्ट करना, ये हमारा बेसिक काम होता है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा सर, अपार्ट फ्रॉम दी टॉपिक, कि जो सोल्जर बनने के लिए बच्चे आते हैं, है ना, तो आपने क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है, तो आपने मतलब क्या ऐसी खूबियाँ देखी हैं कॉमन, जो कि उन बच्चों को यहाँ तक के खींच लेके आती है? एक चीज़ मैं कॉमन हर एक फौजी में देखता हूँ। एक तो अपने देश के प्रति सर्विस करने का, एक सेवा करने का एक उनके दिल में और दिमाग में जो जज्बा होता है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। और उसके साथ ही परसिवरेंस, जिसका मीन्स लगातार उसी कार्य को करते रहना है, अगर फेलियर भी हुआ तो भी वो करते रहना। ये दो चीज़ मुझे लगता है कि ये फौजी में कॉमन होती है। और एवरी फौजी, मैं 99 में 100% बोलूँगा कि हर फौजी में ये दो चीज़ आपको मिलेगी। दे आर डेडिकेटेड टू देयर सर्विस, और भारत देश को अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। ये चीज़ मैंने इंडिया में देखी है सर, कि ये जो सोल्जर्स वाला जज्बा है ना, वो चाहे हमारे यंगस्टर्स हों या बच्चे हों या फिर सर्विस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं जवान हों, मैंने देखा है कि जो पैट्रियोटिज़म जो हमें यहाँ देखने को मिलता है ना, वो बहुत सारी कंट्रीज़ में भी उनके यूथ में देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल। तो ये चीज़ तो आई थिंक ब्लेसिंग है हमारे इंडिया के लिए। बिल्कुल, है ना। सो अभी हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और मैं जब आपसे बात कर रहा था लास्ट टाइम ड्यूरिंग द डिस्कशन, तो मुझे ऐसा पता चला कि एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड और एक ऐसा नेशनल रिकॉर्ड हमारी इंडियन एयरफोर्स के नाम है, जो कि वर्ल्ड वाइड सेकेंड पोजीशन होल्ड करता है। एंड इंडिया में फर्स्ट आर्म फोर्स है इंडियन एयरफोर्स, जिसने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। एंड ये जो रिकॉर्ड है सर, वो है, मैं जैसा कि हमारे ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि वो जो रिकॉर्ड है वो है 7 कॉन्टिनेंट्स के 7 हाईएस्ट पीक्स पर क्लाइंब करना एंड वहाँ पे अपना झंडा लगाना। तो ये जो चीज़ है, ये हमारे इंडियन एयरफोर्स ने की हुई है। एंड सर जो है
वो उस जर्नी का हिस्सा रहे हैं। सो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी ये जो जर्नी है सभी 7 कॉन्टिनेंट्स के 7 पीक्स पे क्लाइम करने की, वो किस तरीके से स्टार्ट हुई थी? बेसिकली अगर मैं इस जर्नी के बारे में दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भारतीय वायुसेना ये हमेशा ही नौजवानों को प्रेरित करने के लिए कुछ ना कुछ अलग करना चाहती है और सबको बताना चाहती है। तो इसकी शुरुआत तो लगभग 2000 ईस्वी साल में ही हो गई थी और भारतीय वायुसेना ने माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है 2005 में क्लाइम की थी। और उसके बाद फिर नया सिलसिला चालू हुआ कि हमें कुछ नया करना है। तो नया करना है तो क्या, तो माउंटेनियरिंग फील्ड में वैसे भी उस वक्त कुछ नया करने के लिए भारतीय वायुसेना ने एक सोचा कि क्यों ना हम 7 कॉन्टिनेंट के 7 टॉप मोस्ट हाईएस्ट पीक क्लाइम करें। और उसके लिए उन्होंने 2005 से तैयारी की। तो सबसे पहला पीक उन्होंने 2005 में माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया, जिसमें हमारे भारतीय वायुसेना ने अपना झंडा वहाँ पे लहरा के, भारतीय वायुसेना तथा अपना भारतीय झंडा लहरा के एक अच्छा रिकॉर्ड किया है। और ये जर्नी हमेशा चालू रही। उसके बाद जैसे साउथ अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो हो गया, एवरेस्ट हो गया, ऐसे सारे पिक्स कंप्लीट करते करते 2010 आ गया। मगर अब जिस पिक के लिए मैं गया था वो शायद मेरे लिए इतना साल लगा होगा उस पीक को जाने के लिए। तो 2016-17 में जो अंटार्कटिका का जो हाईएस्ट पीक है माउंट विंसन मैसिव, उस मैसिव पर एयरफोर्स ने परचम लहराने के लिए वॉलंटियर्स मांगे थे। और फिर मैं लगभग 10 साल से इसी फील्ड में था। तो फिर एयरफोर्स ने 2017 दिसंबर में ये अंटार्कटिका का जो हाईएस्ट पीक है वो क्लाइम किया है। ओके। सो आप जो अंटार्कटिका के बारे में बता रहे हैं, अंटार्कटिका के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ एंड आई थिंक ऑलमोस्ट सारे लोग जो जानते हैं वो ये है कि अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है एंड वहाँ पे क्लाइंबिंग तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि अंटार्कटिका की जर्नी कैसी रही, आप लोग कैसे पहुँचे, क्या प्लान बना था एंड उसके बाद में आपने लाइक कहाँ से निकले, हाँ लास्ट स्टॉप क्या था, बिल्कुल। एंड उसके बाद अंटार्कटिका में कहाँ पे आप लोग वहाँ पे उतरे एंड कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की? अंटार्कटिका की जर्नी शुरू करने के पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि कोई भी पहाड़ अगर हम क्लाइम करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले मानसिक तैयारी और शारीरिक तैयारी करनी पड़ती है। तो उसमें जैसे हम फौजी है तो हमें मेंटली तो ऑलरेडी हम टफ रहते ही है, ऑल्दो हम फिजिकली भी रेडी रहते हैं, मगर पहाड़ों के साथ हमें एकजुट होना पड़ता है, उसके साथ हमें नेचर के साथ हमें जुड़ना पड़ता है। तो उसका सबसे पहले तो हमारा प्री ट्रेनिंग हुआ जो सियाचिन है अपना JNK में, लद्दाख एरिया में जो है वो, वहाँ पे सियाचिन में एक बैटल स्कूल है और आर्मी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे हमने 10 दिन का एक हमारा ट्रेनिंग हुआ। उसमें हम भारतीय वायुसेना के सारे वायु योद्धा हम वहाँ पे ट्रेनिंग लिए। वहाँ पे आइस क्लाइंबिंग मीन्स पूरी आइस की बर्फ़ है, उस बर्फ़ पे वहाँ पे आइस एक्स बोलते हैं उसको। आइस एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, जिस पे आपने देखा होगा। हाँ। वो ऊपर चढ़ते हुए उसको फिक्स करना है और फिर ऊपर चढ़ना है रस्सी, और उसके साथ वो उसका ट्रेनिंग लिया। हम एक्लिमेटाइज हुए, जिसका एक्लिमेटाइज का मतलब उस वातावरण के साथ अपने शरीर को हम ढालने का प्रयास किया। क्योंकि आपको अगर आपको मैंने जैसे ही बता दिया, हम इस नागपुर से रहने वाले हैं, यहाँ पे लगभग 50 डिग्री टेम्परेचर के साथ हम रहते हैं और हमें अपनी बॉडी को वहाँ पे -50 के साथ रेडी करना था। तो ये +50 से -50 तक की जर्नी बहुत लंबी है और इसके लिए बहुत तैयारी करनी, हमें एयरफोर्स ने तैयारी करवाई। हमारा 10-12 दिन का वहाँ पे ट्रेनिंग हुआ, हमारा सिलेक्शन हुआ एंड देन हमारा भारतीय वायुसेना के जो चीफ थे उन्होंने हमारा फ्लैग ऑफ किया। फ्लैग ऑफ मीन्स यहाँ से हम इंडिया से हम 5 पूरे भारत से हम सिर्फ 5 लोग जो है अंटार्कटिका की चोटी को फतह करने के लिए हम यहाँ से निकले थे। कौन कौन लोग थे सर आपके साथ? बेसिकली हमारे साथ एक ग्रुप कैप्टन RC त्रिपाठी सर थे जो हमारे टीम के लीडर है और बहुत ही अनुभवी माउंटेनियर। एक ही भारतीय वायुसेना का वायुयोद्धा जो है, उन्होंने 7 पीक्स के 7 कॉन्टिनेंट्स के 7 पीक्स क्लाइम किए हुए।
बहुत ग्रेट हस्ती है वो, और बहुत अच्छे माउंटेनियर है, बहुत अच्छे बाय हार्ट, ही ऑल्सो ही इज़ वेरी प्योर। एंड उसके साथ हमारे टीम में एक डिप्यूटी डायरेक्टर थे जिनका नाम विंग कमांडर मलिक थे। ही इज़ रिटायर्ड नाउ, एंड वो फाइटर पायलट थे। और उसके साथ एक स्क्वाड्रन लीडर मुखी सर थे, और मेरा एक कलीग पवन एंड माई सेल्फ। हम 5 लोग थे, भारतीय वायुसेना से एज गुड एज इंडिया से हम सिर्फ 5 ही लोग थे इस चीज़ के लिए। तो सर आप लोग को पहले प्रिपरेशन करनी पड़ी, देन उसके बाद में आप लोग इंडिया से रवाना हुए। फिर इंडिया से कहाँ पहुँचे सर फर्स्ट? हाँ, ये बात भी बताना ज़रूरी है। जैसे जिस जगह से मैं आता हूँ, मैं एक वर्धा में एक शुगर फैक्ट्री है, जामनी करके है, वही प्लेस है, वहाँ से आता हूँ। और वहाँ से मैंने नवोदय विद्यालय में पढ़ाई की है। मैंने एयरक्राफ्ट सिर्फ आकाश में देखे थे, और रात को 8 बजे इधर ईस्ट में जाते हुए, वेस्ट में जाते हुए, और उसके नीचे वाला जो लाइट होता है वो टिमटिमा होता लाइट। अब मैं सोचता था वो लाइट कहाँ पे है, उसके कॉकटेल पे, उसके कॉकपिट पे है, या उसके बैक हैंड में है, या टेल एंड में है, वो मुझे पता नहीं था। तो मैं हमेशा देखते रहता था, अरे यार ये कहाँ पे है लाइट, वो ऊपर ही दिखता था सिर्फ। और वैसे बंदे को अगर कम से कम 25 या 26 घंटे एयरक्राफ्ट में बैठने के अगर मौका मिले तो दैट वाज द ग्रेट थिंग फॉर मी। तो वहाँ से हम इंडिया से हम फ्लाई किए, लगभग 14 से 15 घंटे की जर्नी एयरक्राफ्ट में थी। हम न्यूयॉर्क में लैंड किए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा था, दिसंबर का, हम दिसंबर में यहाँ से निकले थे। और वहाँ से हम 10-12 घंटे की जर्नी करके न्यूयॉर्क पहुँचे। तो पहले तो मुझे, और उसके बाद फिर 10 घंटे की जर्नी थी, जो एक चिली करके एक कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसमें एक चिली करके कंट्री है साउथ अमेरिका में। तो वहाँ पे हम पहुँचे, चिली की जो राजधानी है। और उस राजधानी से हम सैंटियागो, दैट इज़ उसकी कंटिनेंट, उस राजधानी है, उस राजधानी से फिर 8-9 घंटे की जर्नी हमारी थी, जो साउथ अमेरिका का, जो अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे, एक छोटा सा कोना है, कोने में एक छोटा सा एक गाँव नहीं, दैट इज सिटी नाउ, पुंटा एरेनास, दैट इज लास्ट पॉइंट। उस पॉइंट को, उस पुंटा एरेनास का मतलब ही लास्ट पॉइंट बोलते हैं। तो वहाँ पे हम पहुँचे। तो लगभग 30 से 35 घंटे की जर्नी हमारी एयरक्राफ्ट में ही थी। और मैंने जो ये फील किया है कि ये मैं जो अपने घर से या गाँव से जो ऊपर से एयरक्राफ्ट का एक छोटा सा लाइट देखने वाला लड़का 35 घंटे इतना एयरक्राफ्ट में बैठता है, तो इट वाज पहले लिए मेरे लिए यही बड़ी अचीवमेंट थी। यस यस यस, बिल्कुल। ओके, सो आप लोग साउथ अमेरिका गए, हाँ, चिली, एंड फिर चिली से वहाँ से आप लोगों ने टेक ऑफ किया। हाँ, तो वहाँ से मतलब ये कंफर्म करना चाहूँगा कि आप लोग बाय एयर गए थे या फिर? हमारी मैक्सिमम जर्नी बाय एयर ही थी। इवन दो जहाँ पे हम अंटार्कटिका में, जहाँ पे हमारा एयरक्राफ्ट लैंड हुआ, दैट वाज आइस रनवे, लगभग 2-2.5 किलोमीटर डीप आइस ही है। और वहाँ पे एक IL-76 इल्यूशन 76 नाम का एक बड़ा एयरक्राफ्ट है, वो लैंड करता है। और वो जो पुंटा एरेनास टू जो अंटार्कटिका के जहाँ पे लैंड होते हैं, वो 4-5 घंटे की जर्नी है। उस जर्नी के दौरान अपना मीन्स हम लगभग 10 डिग्री से सीधा -20 तक पहुँच जाते हैं। तो दैट वी हैव टू, मगर मुझे ये जर्नी के पहले मुझे 1-2 चीज़ आपसे पक्का शेयर करनी है प्लीज़। अंटार्कटिका में जब जाने के लिए मैंने आपको जो जगह बताई थी पुंटा एरेनास, मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं वर्धा जिले से हूँ, और वहाँ पे महात्मा गांधी जी का स्टैचू है। अब महात्मा गांधी जी का स्टैचू है, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी का स्टैचू है, और साथ ही साथ हमारी मदर टेरेसा, इनका स्टैचू है वहाँ पे हमारा। हाँ, पुंटा एरेना में वहाँ पे स्टैचू है। तो मैं आपको वो चीज़ बताना चाहूँगा, वहाँ पे हमारा बहुत अच्छा स्वागत भी हुआ। और स्वागत के साथ मैं आपको मीन्स बोलते हैं ना, कंट्रोल बी कंट्रोल यू हमारे कंप्यूटर के लैंग्वेज में, हाँ, तो वो मैं बताना चाहूँगा कि मैं भारत के ऐसे जगह से बिलोंग करता हूँ, वर्धा जिले से, जहाँ के विचार महात्मा गांधी जी ने 1947 में यहाँ से उस पुंटा एरेना तक पहुँचे हैं, जहाँ मुझे फ्लाई करने के लिए 38 घंटे लगभग लगे थे। तो वो कितने महान व्यक्ति थे जिनके विचार अभी भी वहाँ पे पूजे जा रहे हैं, और मैं उनसे प्रेरणा लेते रहता हूँ वहाँ पे। और मैं बताना चाहूँगा कि मदर टेरेसा जी का और अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी का, इनका भी पुतला है, स्टैचू है, हमने वहाँ पे उनको नमन किया। और वहाँ पे जब भारतीय तिरंगा लहरा रहा था, उस वक्त हमें फील हुआ
कि हम जिस चोटी को फतह करने के लिए आए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस चोटी को फतह करके ही जाना है। ये जो झंडा लहरा रहा है, इसको हम वापस आएंगे तब भी ये लहराना ही चाहिए, क्योंकि हम इस भारत देश का प्राइड लेके हम अंटार्कटिका के लिए जा रहे हैं। तो हमने उसी वक्त हमारी पूरी टीम ने, हमारे टीम लीडर ने ये डिसीजन लिया था कि हम पूरे मेहनत से, जोश लगन से हमें भारत देश का जो झंडा है हम हमेशा ऊपर ही रखेंगे करके। ओके। एंड सर, अब इसके बाद में ये तो बहुत प्राउड मोमेंट की बात है। बिल्कुल सर। कि वो जो आपने स्पॉट बताया, हाँ। है ना, वहाँ पे अभी भी मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी जी की आज भी स्टैचू है वहाँ पे, बिल्कुल। है ना। तो ये हमारे सभी इंडियंस के लिए बहुत प्राउड की बात है। बिल्कुल। हाँ, और इसके बाद हम आगे अगर बढ़ेंगे तो मैं जानना चाहूँगा कि अंटार्कटिका का जो वेदर था, ठीक है, वो उस टाइम में कैसा था? बिकॉज मैंने नोटिस किया आपकी बातों में कि आप लोग जब निकले थे इंडिया से, है ना, तो उस टाइम में दिसंबर का महीना था। बिल्कुल। एंड इट इज़ ऑलरेडी अ विंटर सीजन। बिल्कुल। तो इंडियन एयरफोर्स ने या फिर जिन लोगों ने ये प्लान बनाया था आपकी टीम ने, उन्होंने ये पर्टिकुलर टाइम विंटर वाला ही क्यों चूज़ किया? ओह, वंडरफुल क्वेश्चन। जैसे कि हमने किताबों में पढ़ा है, अंटार्कटिका एक ऐसा कंटिनेंट है जिसमें 6 महीना दिन होता है और 6 महीना रात होती है। तो हम जिस वक्त दिसंबर में गए थे उस वक्त 6 महीना दिन था। ओके, सो हम दिन के वक्त हमने चुना था, और इसीलिए भारतीय वायुसेना ने और जो भी हमारे टीम लीडर्स थे जिन्होंने हम ये प्लान किया था, जो 2005 से इस सपने को आगे बढ़ा रहे थे, इन्होंने पूरा प्लान करके सोचा था कि नहीं, दिसंबर में वहाँ पे पूरा दिन रहता है और उसमें हम क्लाइंब करेंगे। उस टाइम हमें आसानी होगी। आसानी तो होगी, क्योंकि वहाँ पे आसानी तो नहीं बोल सकते, नहीं, मतलब डे लाइट रहेगा। डे लाइट रहेगा, हाँ, दिन में रहेगा। फिर भी वहाँ पे -50 तक टेम्परेचर जाएगा, ये हमें पता था। तो मुझे थोड़ा सा आप ब्रीफ में बता पाएंगे क्या कि वहाँ पे जाने के बाद अंटार्कटिका कैसा दिखता है, एंड आपने क्या एक्सपीरियंस किया अंटार्कटिका में, और वो जो जर्नी थी आपकी उसके बारे में प्लीज़। बिल्कुल। वहाँ पे पहुँचने के पहले मैं कुछ अंटार्कटिका के बारे में मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा। अंटार्कटिका एक ऐसा कंटिनेंट है जो पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है, और वहाँ पे पूरा का पूरा बर्फ़ ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। वहाँ पे ह्यूमन बीइंग कुछ भी नहीं है। तो वो जो अंटार्कटिका है अभी, वहाँ पे हम जो बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, उसके वजह से बहुत सारा पिघल रहा है। तो ये जो अंटार्कटिका जो कंटिनेंट है, इस पे 57 देश की ट्रीटी है। मीन्स ये एक ट्रीटी के अनुसार ये किसी का ओनरशिप नहीं है उस पर। ये सभी देश उसके ऊपर एक दूसरे के साथ मिलके वहाँ पे एक उन्होंने एक ट्रीटी की हुई है कि हम इसमें कुछ उत्खनन नहीं करेंगे, इसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। और ऐसा देश है, ऐसा खंड है वो, ऐसा कंटिनेंट है वो, ऐसा कंटिनेंट है वो। तो वहाँ पे ये जो माउंट विंसन जो है, दैट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ दैट कंटिनेंट, और वहाँ की हमें चढ़ाई करने के लिए वहाँ पे जाना था। जैसे आपको मैंने बता ही दिया कि हमारा प्रिपरेशन था, हमारा जो था लगभग ये प्रिपरेशन हमारा लास्ट 5-6 महीने से चल रहा था, क्योंकि इतने बड़े रिमोट एरिया में जाके, जहाँ पे जानवर तो क्या, आदमी भी है, कीड़ा भी नहीं रहता, वहाँ पे हमें जाके सस्टेन करना है। तो हमें मेंटली और फिजिकली हमारी भारतीय वायुसेना और हमारी टीम को रेडी किया जा रहा था। तो ये हमारी पहले की जर्नी थी। जब हम वहाँ, मैंने आपको जैसे बताया, पुंटा एरेना से हम निकले, वहाँ पे लगभग 10 या 12 डिग्री टेम्परेचर था। और जब हम जहाँ पे हमारा एयरक्राफ्ट लैंड हुआ अंटार्कटिका के आइस रनवे पे, जो एयरक्राफ्ट का एक स्क्रीन था उसमें लिख के आया, बी अवेयर द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज अंटार्कटिका एंड टेम्परेचर इज -20, सो गेट रेडी फॉर दैट। So it was the journey from +10 to -20. It was 30 डिग्री टेम्परेचर ओवर देयर। एंड उसमें हमने जब चालू किया था अंटार्कटिका के लिए पुंटा एरेना से, तो हमारे बॉडी के ऊपर हार्डली 2 या 3 लेयर थी, ताकि हम सेफली रह सके। हमने एयरक्राफ्ट में ही पूरे अपने जो विंटर क्लोथिंग किए हैं, और हमारे ऊपर हमने बिल्कुल 6 से 7 लेयर चढ़ा दी, क्योंकि हमें उस टेम्परेचर के साथ हमें खुद को एडजस्ट करना था। तो यहाँ से हमारी जर्नी अंटार्कटिका की शुरू हुई है। -20 से हमारी जर्नी शुरू हुई है, जो -55 तक गई थी। अच्छा, ओके। एंड काफ़ी टफ चीज़ है ये। बिल्कुल, है ना। तो आप लोग जब वहाँ पे पहुँचे, तब वहाँ पे हवाएं कैसी थी, वेदर कैसा था?
और दूर दूर तक के आई नो स्नो था। बिल्कुल। तो वो जो माहौल था वहाँ का, एनवायरनमेंट जो था, उसको देख के पहली चीज़ क्या आई थी दिमाग में? जब हम अंटार्कटिका में लैंड किए तब अंटार्कटिका की असली हमारी जर्नी वहीं से शुरुआत हुई, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर था, वहाँ की जो पूरा माहौल था, वो पूरा अलग ही था। जहाँ पे हम यहाँ पे ग्रीनरी देखते हैं, यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं, वहाँ पे पूरा पूरा बर्फ़ और वाइट और -20 टेम्परेचर में हम वहाँ पे गए थे। सबसे पहले तो हमारा, जैसे मैंने आपको हमारे डिस्कशन में भी बताया था कि हमारे बॉडी का कोऑर्डिनेशन जो टाइमिंग था वो हमें एडजस्ट करना था, क्योंकि वहाँ पे 6 महीना दिन ही था और हम दिन में ही वहाँ पे गए थे। तो 24 घंटे लाइट ही था, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि रात हो रही है या दिन हो रहा है। तो हमारा जो टीम का कोऑर्डिनेशन था, वहाँ पे टीम कोऑर्डिनेशन पे अगर आए तो हमारा मुख्य जो हमारा सेंटर जो थे, हमारे टीम लीडर जो थे, ग्रुप कैप्टन त्रिपाठी साहब थे, वो बहुत बड़े एक्सपीरियंस माउंटेनियर है। तो उन्होंने हमें समझाया कि क्या होता है माउंटेन्स में, कैसे करना होता है। ब्रीफिंग दिया, इनिशियल ब्रीफिंग दिया, एंड देन वी हैव स्टार्टेड। हमारा टेंट, हमने वहाँ पे टेंट, आपने इग्लू के बारे में सुना होगा। तो हमने जो किताबों में पढ़ा था वो लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए मिला। हमने बर्फ़ को खोदा, बर्फ़ को खोदने के बाद वहाँ पे बर्फ़ का हमने एक गोला टाइप बनाया, क्योंकि क्या होता है जब हम बर्फ़ में रहते हैं और बर्फ़ के अंदर रहते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर -50 बाहर है या -30 है, तो अगर बर्फ़ के अंदर मैं इग्लू बना दूँ तो वो थोड़ा सा रिड्यूस होकर -20 पे आ जाएगा या -15 पे आ जाएगा, थोड़ी सी गर्मी आती है। तो फिर वहाँ पे -5 भी काफ़ी मायने रखता है। तो इसीलिए इग्लू में हमने वहाँ पे बर्फ़ के टुकड़े बनाए, जहाँ पे यहाँ पे हमने ईंट देखी है, जिससे ईंट से हम अपना घर बनाते हैं, वहाँ से वैसे हमने बर्फ़ का ईंट बनाया और वो ईंटों से हमने अपना इग्लू बनाया। तो यहाँ से हमारा कुछ नया भी सीखने के लिए मिला। और ये जर्नी होते हुए हमें कुछ ख़तरनाक इंसिडेंट्स भी मिले, तो वो मैं अब ज़रूर बताना चाहूँगा। प्लीज़ सर। वहाँ पे लगभग 7 या 8 टीम थी अलग अलग कंट्रीज़ की। वो क्लाइम करने के लिए, अंटार्कटिका का जो पीक है, क्लाइम करने के लिए लगभग 15 दिन लगते हैं। तो वो हमारा एक दिन ऐसे हुआ, हमारे साथ जो गाइड थे, ही वॉज वेरी मच एक्सपीरियंस्ड। जब भी हम पहाड़ों में जाते हैं तो हम वेदर फॉरकास्ट जरूर लेते हैं कि आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। बोलते हैं कि मुंबई का फैशन और पहाड़ों का मौसम कभी भी बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है। हाँ, तो ये बदलते रहता ही है, आपने जैसे है तो वैली में डिफ़र करते रहता है। अभी ठीक है, मगर आधे घंटे के बाद क्या होगा कुछ पता नहीं चलेगा। ऑल्दो वेदर फोरकास्ट वाज दैट कि वेदर डाउन होने वाला है। हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच गए थे, तो हमारी टीम ने डिसीजन लिया कि आगे बढ़ने के पहले हम आज इसे यहाँ पे स्टॉप करने थे। एक्चुअली हमें वहाँ पे आगे बढ़ना था, मगर हमने हमारे लीडर ने, हमारे गाइड ने और हमारे टीम ने एक डिसीजन लिया कि हम आगे नहीं जाएंगे। तो हमने वहाँ पे अपना अकोमोडेशन किया। अकोमोडेशन ऐसा था कि बिल्कुल हमने 7 से 8 फीट बर्फ़ को खोदा। उसके बाद ऊपर, जैसे मैंने आपको बर्फ़ की ईंटें बताई, उसके ऊपर बर्फ़ की ईंटें लगाई और उसके ऊपर हमने टेंट लगाए। और साइड में, जैसे हम अपने घर के बगल में एक सुरक्षा की एक क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, एक जो हम दीवार अपने घर के सामने एक आंगन में लगा देते हैं कि ताकि कोई कंपाउंड कोई लगा दे कि ताकि कोई ना आए, कोई दूसरा बंदा या हवा या जो भी है फॉरेन पार्टिकल्स जो आए नहीं, इसके लिए हमने कंपाउंड लगाया। एंड दैट वाज अकॉर्डिंग टू विंड डायरेक्शन, जो हवा का जो झोंका था उसके अकॉर्डिंगली हमने लगाया वहाँ पे। और 7-8 टीम भी थी। तो ये जो इंसिडेंस है मैं नरेट इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि पहाड़ों में एक्सपीरियंस और वेदर फोरकास्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रात में हम वहाँ पे रुके, रात इन द सेंस वहाँ पे दिन ही था, और इतना तूफान आया कि लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा इस दौर से हवाएं चली। और वहाँ पे तो पूरा बर्फ़ ही था, और बर्फ़ की छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है उससे पूरा का पूरा वाइट आउट हो गया। अब बहुत दर्शकों को बताना चाहूँगा वाइट आउट क्या होता है। बेसिकली ब्लैकआउट तो आपने सुना होगा कि जैसे अंधेरा हो जाता है तो ब्लैकआउट हो जाता है, लाइट चली जाती है घर में तो पूरा आपको अंधेरा हो जाता है। तो वाइट आउट इज दैट कि पूरा बर्फ़ की चादर हो जाती है आपके सामने, आपका जैसे अंधेरे में आपको 1 फीट का भी नहीं दिखाई देता, वहाँ पे वाइट आउट हो जाता है, 1 भी फीट आपको सामने दिखाई नहीं देती। तो दैट इज़ वाइट आउट। तो पूरा वाइट आउट हो गया। एंड हमारी टीम इसलिए सही हो गई कि जिस विंड से, अगर मैं इस साइड में हमारा कंपाउंड था,
यहाँ से पूरा ये वाइट आउट वाले जो बर्फ़ के टुकड़े थे ये आ रहे थे, तो ये यहाँ पे पूरे लग रहे थे और पूरे के पूरे हमारे जो टेंट थे उनको सेव कर रहे थे। आपको फिर से मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बाकी हमारे साथ जो जर्मनी की टीम थी, फ्रांस की टीम थी, उनके टेंट उड़ गए, उनका अकोमोडेशन पूरा हट गया और वहाँ पे भी हम लोगों ने उनको कुछ सहायता की। हमारे पास जो फूड था, हम बोलते हैं कि भारत देश वाले हमेशा एक दूसरे को सहायता करते हैं और वहाँ पे हमने ये फील किया कि हमारे साथ जो हमने जो फूड लेके गए थे, हमने वहाँ पे उनके साथ शेयर किया एंड दे वर वेरी थैंकफुल टू अस कि यस आपने हमें आपका फूड हमारे साथ शेयर किया। तो दैट इज़ ये भारत का कल्चर है कि एक दूसरे को हम हेल्प करते रहो तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमारे मराठी में एक कहावत है कि जैसे बोला जाता है एक में का सहाय करूँ अवघे धरू सुपंथ, तो दैट वाज द फीलिंग वी फेल्ट ओवर देयर। तो ऐसे जर्नी बढ़ती गई। पहाड़ों में एक चीज़ मैं इंटरेस्टिंग आपको बताना चाहूँगा, जब हम चढ़ते रहते हैं तो हम फिजिकली बहुत वीक हो जाते हैं क्योंकि टायर्ड हो जाते हैं कि कंटिन्यूस चलना पड़ता है। ये जो अंटार्कटिका का जो पीक है, लगभग हम 40 केजी का वेट हमारे साथ लेके चल रहे थे और ऐसी जर्नी हमारी चलती रही 13 दिन की। जब समिट बोलते हैं, समिट जिसका नाम है मीन्स टू रीच ऑन द टॉप मोस्ट, पहाड़ में के लैंग्वेज में, और समिट का मतलब वही है कि उच्च जो पहाड़ का उच्च पॉइंट है वहाँ पे पहुँचने को समिट बोलते हैं। हाँ, तो उस समिट तक पहुँचने के लिए हमने टोटल पहले बेस कैंप, कैंप 1, कैंप 2 और उसके बाद समिट करना था। तो हमारी जो 13 दिन की जर्नी थी, हमने पहले बेस कैंप से स्टार्ट किया, उसके बाद हम 2-3 दिन के बाद कैंप 1 में गए। धीरे धीरे हम 3-4 दिन वहाँ पे रुके, खुद को एक्लेमेटाइज किया। लोड फेरी की, लोड फेरी का मतलब मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, जब हम पहाड़ों में चढ़ते हैं तो हमारा पूरा सामान हमारे साथ ही होता है। तो हमें लोड फेरी करने का मतलब होता है हमारा जो सामान होता है, हम एक पॉइंट पे जाके आधा सामान या 20% या 30% सामान हमें ऊपर हाइट तक पहुंचा देते हैं, ताकि अपना कुछ सामान जब हम ऊपर लेकर लोड कम हो जाए। उससे 2 फायदे होते हैं, एक तो हमारा सामान कम हो जाता है जो हमें साथ में लेके जाना है, दूसरा चीज़ होता है हम ऊंचे जो पीक पे जाना चाहते हैं, ऊंचे हाइट पे जाना चाहते हैं, उस हाइट के लिए अपनी बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाती है, उस वातावरण के साथ एडजस्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है। अपने लंग्स को थोड़ा सा ऑक्सीजन वहाँ का कम लेने की थोड़ा एक हिम्मत मिल जाती है। तो ये 2 फायदे होते हैं लोड फेरी के। तो उस लोड फेरी में हम सामान भी लेके जाते हैं। ऐसे करके हमारा जर्नी मीन्स हम कंटिन्यूस 13 दिन नहीं चलते। पहले जाएंगे एक हाइट पे रुकेंगे 5000 फीट पे फॉर एग्जांपल, उसके बाद 8000 फीट पे रुकेंगे, 2-3 दिन वहाँ पे रुकेंगे, फिर 11000 पे, फिर 14000 पे, फिर 18000 पे, ऐसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे रेस्ट एंड एक्लिमेटाइज करते करते हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए देखा जाए तो 4900 मीटर यानी लगभग 17000 फीट के करीब का ही वो पीक है, मगर चढ़ने के लिए लगते हैं लगभग 15 से 16 दिन। तो ये हम क्लाइम करते हैं। मैंने ये चीज़ मैं इसलिए बताना चाहूँगा, बॉडी तो वीक हो जाती है, जैसे आपने बताया टायर्ड हो जाती है, उसके साथ साथ ही हम मेंटली भी थोड़े से ही हो जाते हैं यार, क्योंकि -50 में रहना है। वहाँ पे खाने के लिए हमारे पास, जैसे हम यहाँ पे दाल चावल रोटी खाते हैं, तो वी टेक सम एक्स्ट्रा और प्रोटीन डाइट वी टेक ओवर देयर। तो हमारे पास वहाँ पे हम लेके जाते हैं सारा। तो उससे बॉडी में ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, हाँ, पहाड़ों में चढ़ने का एक फ़ायदा ये भी, हमारा वेट लॉस भी होता है। तो वेट लॉस अपने आप ही होता है, कुछ खाना भी कम हो जाता है। तो हम जब चढ़ते हैं तो उसमें जब अपने बॉडी में पानी की कमी होने लगती है और ऊपर ऑक्सीजन की भी कमी होती है, तब मैंने एक चीज़ वहाँ पे फील की, ज़िंदगी में पहली बार हेलुसिनेशन। जैसे हम अपने आप बड़बड़ाने लगते हैं, हमें कुछ ना कुछ अलग अलग फीलिंग आती है, हमें अपने घर वालों की याद आती है, जिससे प्यार होता है। तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। क्या सर? जैसे मैं क्लाइम कर रहा था, हमारा समिट के लिए जाना था। कैंप 1 मैंने जैसे आपको बताया, बेस कैंप से हम कैंप 1 में गए, कैंप 1 से कैंप 2 गए। दैट वाज अवर कैंप 2 से हमें समिट तक पहुंचना था। समिट मीन लास्ट पॉइंट ऑफ दैट माउंट विंसन। तो दैट जर्नी वाज नियर अबाउट 16 आवर ऑफ कंटिन्यूस क्लाइंबिंग विथ नियर अबाउट 15 kg वेट। हमें चढ़ना था। मैं एक मीन्स मेरा 7-8 घंटे क्लाइम हो गया, उसके बाद ना मैं थक गया। तो उस वक्त ऐसे होते हैं, अपने जो टीममेट्स होते हैं वो एक दूसरे को बूस्टअप करते रहते हैं, चल भाई चल, ऐसे एक दूसरे को बूस्टअप कर सकते हैं। मगर एक जगह पे मैंने मेरा पूरा का पूरा मेंटली आई वाज डिवास्टेड कि नहीं भाई, अब मुझसे ना फिजिकली हो पाएगा ना मेंटली हो पाएगा।
एंड देन दिस द हेलुसिनेशन वाला चीज़ कम्स इन माई माइंड। एक्चुअली 2016 में ही मुझे एक बेटी हुई है जिसका नाम केतकी है। ओके। तो मैं जब पहाड़ों में जाता हूँ तब मैं मेरे घर वालों का फ़ोटो रखता हूँ हमेशा। सोच तो यही है कि अगर कुछ हो जाए तो हमारे साथ में है, यही हो, क्योंकि पहाड़ है रिस्क, बोला कहाँ नहीं जा सकता। तो मैं मेरे मदर फादर का, मेरे वाइफ का, मेरी बच्ची का फ़ोटो, और उस वक्त क्या होता है, एक फादर की बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, तो उसका एक फ़ोटो मेरे दिल और दिमाग में प्रिंट हो गया था। एंड सडनली जब व्हेन आई वाज टायर्ड, आई हैव सीन हर नियर अबाउट 50 to 20 meters in front of me. And she was calling me. She was saying, "Papa, come, आ जाओ." Baba, she says Baba to me. बोला बाबा या अपन सोबत क्लाइंब करो. Okay. And yes, that was ये एक्चुअली आपको वहाँ पे दिख रहा था yes. कि आपकी जो बेटी है वो कुछ दूर पे है एंड वो आपको बुला रही है। बिल्कुल, she was calling me. बोला पापा कोई बात नहीं, चलो आप क्लाइंब करो करके मेरे साथ. And दिस हैपन, मुझे ये लग रहा है कम से कम मैं 1 से 1.5 घंटा इसमें चलते रहा कि मेरी बच्ची मुझे बुला रही है और मैं उसी हौसले पे चढ़ा था, मेरी बच्ची बोल रही है तो मुझे चलना ही है। और क्योंकि ये बाप और बच्ची का नाता एक कुछ अलग ही होता है। एंड दिस इंसिडेंट मैं आपको ऐसे हमने 16 घंटा 17 घंटा हमने कंटिन्यूस क्लाइंब किया। वहाँ पे कम से कम -50 डिग्री टेम्परेचर था, विंड स्पीड थी कम से कम 50 से 60 डिग्री की, बर्फ़ के पूरे झोंके चल रहे थे, और उस वक्त भारतीय वायुसेना के 4 लोगों ने वहाँ पे अपने भारत का झंडा फहराया है। और ये चीज़ मैंने अचीव की है, इट इज़ ड्यू टू ओनली एंड ओनली ड्यू टू इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि मैं वहाँ पे एज ए एयरमैन वहाँ पे एयर वॉरियर भर्ती हुआ और मेरे जो सपनों को उड़ान दी भारतीय वायुसेना ने। ठीक है, जो मैं अब फिर से मेरे पॉइंट पे आऊँगा हेलुसिनेशन पे। तो हमने वहाँ पे भारत का झंडा लहराया 25 दिसंबर 2017 को, और वो पूरा दिन ही था, आपको पहले ही बता दिया। और जब मैं वापस आया, ये हेलुसिनेशन वाला पॉइंट मैंने मेरे लीडर के साथ डिस्कस किया, एंड हिज स्टोरी मुझे लगा, मैंने थोड़े झिझक के साथ मैंने उनको बोला, सर मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे पे हंसना मत और पागल मत बोलना। तो बोले हाँ प्लीज़ गो हेड, बताइए क्या है। मैं बता सर मेरे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ, मैं थक गया था एंड माई डॉटर वाज कॉलिंग मी कि पापा प्लीज़ कम अहेड, कम विद मी, विल गो एंड क्लाइंब। एंड इट वॉज मुझे लगा कि मैं 1.5-2 घंटा उसी माहौल में मैं आगे बढ़ा, मेरा दिल दिमाग कुछ पता नहीं चल रहा था, मैं क्लाइंब किया। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि पहाड़ों में ये जो हेलुसिनेशन है, इट इज़, अगर ऊपर हाइट में जाओगे ड्यू टू लो ऑक्सीजन, एक सर्टन हाइट में, इट इज़ कॉमन है, वो होता है मगर कुछ देर के लिए होता है, उस वक्त आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाती है वहाँ पे। हमारे जो ब्रेन है वहाँ पे ऑक्सीजन कम मिलता है, तो आदमी थोड़ा सा इधर उधर होने चालू हो जाता है। एंड देन ही नरेटेड हिज इंसिडेंट, इट वॉज वेरी मच इंटरेस्टिंग, एंड मैं दर्शकों को उनके बारे में पक्का बताना चाहूँगा। मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा, क्योंकि हेलुसिनेशन वाला पार्ट मैंने एक जगह पढ़ा था कि लाइक पहाड़ों में होता है ये। हाँ। एंड आपसे सुन के मुझे और इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ। और ये सवाल ना मेरे दिमाग में आया था जस्ट कि आपके साथ में अगर हुआ तो और भी आपके जो साथी हैं या फिर जो आपके साथ के लोग हैं उनके साथ में कभी ऐसा हुआ है क्या? हाँ। तो मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा कि मतलब वो इंसिडेंट उनके साथ में क्या हुआ था, आपके सीनियर के साथ। बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया था कि भारतीय वायुसेना की ये जो कंटिनेंट 7 समिट, मिशन 7 समिट की जो शुरुआत हुई थी 2005 में हुई थी। उसके एक संस्थापक सदस्य हमारे जो टीम लीडर थे, त्रिपाठी साहब भी थे। उन्होंने मेरे साथ इंसिडेंट शेयर किया कि जब वो मीन्स बड़ी कड़ी मेहनत के साथ एवरेस्ट, तो 40 दिन का, लगभग 40 दिन 45 दिन का एक्सपीडिशन है एवरेस्ट चढ़ने के लिए, उसकी पूर्व तैयारी तो बहुत लंबी तैयारी है। तो जब माउंट एवरेस्ट के उच्च चोटी पे, मीन्स वर्ल्ड के टॉप पे उन्होंने क्लाइंब किया, तो उनको उस वक्त ये फील हुआ कि उनके फादर उस चोटी पे है। अच्छा। एंड उन्होंने ये नरेट किया कि उनके फादर उसके पहले ही कुछ दिन पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। तो ये दैट वाज द हेलुसिनेशन विद हिम, कि वो उनको बोल रहे थे एंड दे वर एप्रिशिएटिंग हिम कि अरे वाह बेटा, तू जो हिमालय की उच्च चोटी है, जो विश्व की उच्च चोटी है, उस पर तूने क्लाइंब किया है। एंड ही नरेटेड दिस इंसिडेंट विद मी। मैं बोला यार हाँ, ये मेरे साथ हुआ है तो मीन्स इट्स कॉमन, कुछ नहीं हो सकता है करके। तो यहाँ पे लाइक क्योंकि उनके पिताजी नहीं थे, है ना, ये जो इंसिडेंट हुआ था उनके साथ। हाँ। तो उनको कहीं ये नहीं लगा कि ये लाइक उनके फादर की सोल है एक्चुअली?
ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है, मगर मैं इन भूत प्रेतों यार आत्मा में मैं नहीं मानता। ये अपने मेरे हिसाब से ये जो दिल और दिमाग में होता है, हमारे जैसे बोलते हैं ना, जो सोचोगे वही आपके दिमाग में आएगा। मेरे दिमाग में मेरी बच्ची थी और उनके दिमाग में उनके पापा के इम्प्रिंट्स थे, तो शायद वही होगा। शायद क्या कंफर्म मैं यही बोल सकता हूँ कि अपने दिमाग में जो होता है वो अपने आप को बाहर दिखता है। जैसे हमें बोला जाता है कि आप अच्छे विचार करो तो आप अच्छा बनोगे, तो सेम ये पहाड़ों में भी शायद होता होगा कि उन्होंने अपने पापा के बारे में सोचा था, मैंने अपने बच्चे के बारे में सोचा था। अच्छा सर, इससे रिलेटेड अभी आगे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जैसा आपसे बातचीत करते हुए मुझे पता चला था कि आपने ये बताया था कि माउंटेन्स के ना रूल्स होते हैं। अगर आप किसी चोटी पे फतेह करना चाहते हो या चढ़ाई करना चाहते हो तो पर्टिकुलर माउंटेन्स के अपने अपने रूल होते हैं, तो उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा ब्रीफ करिए। श्योर, ये बहुत मीन्स इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पहाड़ में सबसे पहला रूल अगर बताया जाएगा कि वहाँ पे रूल बोला जाता है, डोंट बिकेम गामा इन द वर्ल्ड ऑफ लामा। दिस इज द बेसिक रूल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल ऑफ माउंटेन, कि जब आप पहाड़ चढ़ने के लिए जा रहे हो खुद को हीरो मत बनो। आप गामा मीन्स, आई कैन एक्सप्लेन दिस, कि लामा इज द वर्ल्ड ऑफ, लामा है जो हमेशा माउंटेन्स में ही रहते हैं, तो उनका वर्ल्ड है माउंटेन्स, एंड उन्होंने वहीं पे अपने विचारों का प्रचार और प्रसार किया हुआ है, इसीलिए उसको बोला है लामा का वर्ल्ड। एंड गामा ही वाज द फाउंडर, तो वो अपने मन से कहीं पे आया, उन्होंने गामा ने ये किया है। तो पहाड़ों में ऐसी चीज़ गलती से भी नहीं करना है। अगर आप गामा पहाड़ों में बन जाओगे तो वहाँ आप बह जाओगे कहीं पे, तो ज़्यादा हीरो बनना नहीं है, अपने टीम के साथ रहना है। तो सबसे पहला रूल है जो जैसे मैंने आपको बता दिया कि डोंट बिकेम गामा इन द वर्ल्ड ऑफ लामा। दूसरा रूल, वी हैव टू बी हम्बल टू द नेचर, क्योंकि नेचर सबसे बड़ा जो गॉड है, जो सबसे बड़ा जो इस वर्ल्ड में है, दैट इज़ नेचर। नेचर के ऊपर कोई नहीं है। अगर नेचर चाहे तो दुनिया को एक साथ भी पलटा देगा, नहीं। अभी आपने सुना भी होगा जो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग या जो ह्यूमन इंटरवेंशन, हम जो सो कॉल्ड हम डेवलपमेंट बोलते हैं, इसके वजह से जो नेचर को हानि हो रही है, जो डिस्ट्रॉय हो रहा है। अभी रिसेंटली बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। हिमाचल में लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से रोड पूरे के पूरे बह जा रहे हैं। मनाली में अभी मनाली और हिमाचल में अभी जो फ्लड आए थे, उसमें कितने ही लोगों के घर बह गए, कितने लोग बह गए। ये सिर्फ 1 या 2 दिन अगर बारिश आ जाए तो एक हालत हो जाएगी। तो पहाड़ हमारे भगवान हैं, तो उनके ऊपर ये नहीं करना है। तीसरा जो रूल है, वी हैव टू बी देयर इन टीम। हमें एक दूसरे के साथ बड़ी सिस्टम, बेसिकली फौज में और पहाड़ों में एक सिस्टम है, दैट इज़ बड़ी सिस्टम। ओके। ये बड़ी सिस्टम क्या होता है कि अगर हम बड़ी सिस्टम में मीन एक दूसरे के दोस्त होना। मैं अगर पहाड़ों में हूँ या मुझे कुछ दिक्कत होती है, मैं ज़िंदगी में भी बड़ी होना मीन्स दोस्त होना बहुत इंपॉर्टेंट। बड़ी इज़ इक्वल टू दोस्त, तो दोस्त होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि अगर मुझे कुछ होता है पहाड़ों में, या मुझे ट्रेनिंग के दौरान मुझे कुछ लगता है, चोट खाता हूँ, या मुझे कुछ, मैं मेंटली थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता हूँ क्योंकि घर से दूर रहता हूँ, तो मुझे कोई ना कोई समझाने वाला होना चाहिए या कोई समझने वाला होना चाहिए। तो दैट इज़ कॉल्ड एज बड़ी। तो हमें मैं मेरी फीलिंग्स, मेरे साथ जो भी हो रहा है, मैं मेरे बड़ी के साथ शेयर करूँगा और मेरा बड़ी मेरे साथ शेयर करेगा। तो वी हैव टू बी इन देयर इन बड़ी पेयर, क्योंकि पहाड़ों में तो रिस्क है। बोलते हैं ना, वो एक वेब सीरीज आई है, लाला रिस्क है तो इश्क है। तो पहाड़ों में हमारा इश्क ही होता है, हमारा पहाड़ों से इश्क है, इसीलिए हम रिस्क लेने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो ये जो बेसिक रूल्स है, ये पहाड़ों के रूल्स है। सर, मुझे एक और चीज़ जाननी है फॉर आवर ऑडियंस, कि जो लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं या फिर पहाड़ों पे जाना चाहते हैं, है ना, और अपनी तैयारियां करना चाहते हैं, उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और जब वो प्लान बनाते हैं तो अपने साथ में क्या क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए जो नेसेसरी है। लेट मी टेल टू द ऑडियंस दैट माउंटेनियरिंग और ट्रेकिंग और एनी एडवेंचर इज near about 99% of your mental strength and 1% of your physical strength. This is the first and foremost rule, first and foremost thing what I would like to say to audience. आप अगर mentally ready हो गए, then you can go for physically. एंड इक्विपमेंट्स क्या कैरी करना है सर? हाँ, इक्विपमेंट का होता है, जैसे हम पहाड़ों में, जैसे हम बचपन में हम
ABC, पहले स्लैंटिंग लाइन, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, डॉट्स, ये सीखते हैं। वैसे पहाड़ों में भी की भाषा समझने के लिए, पहाड़ों को समझने के लिए इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। जैसे मैं कुछ बेसिकली बताना चाहूँगा जो रेप्यूटेड है, बहुत सालों से है। NIM है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। एक HMI है जो दार्जिलिंग में है, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। एक है जिम जो मनाली, एक है मनाली में है, और एक जो है हमारे अभी J&K में है। ऐसे 4 इंस्टीट्यूट है, और एक नया अभी खुला है जो दिरांग में है, अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे 5 रेप्यूटेड और गवर्नमेंट ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट है जिनको भी अपना माउंटेनियरिंग में या ट्रेकिंग में इनको जिनको इंटरेस्ट है, वहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपने और एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या क्या इक्विपमेंट लेके जाना। एग्जैक्टली। तो उस इक्विपमेंट के बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा, इक्विपमेंट पहाड़ों में आप किस लेवल का पहाड़ चढ़ने के लिए जा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे अगर मैं छोटा सा ट्रैक करूँ तो उसमें लिए बेसिक मेरे साथ सबसे पहले मेरे साथ एक छोटा सा बैकपैक होना चाहिए जिसमें मैं एक फर्स्ट एड किट रखूँ, उसके साथ मैं पानी की बोतल रखूँ, और इन केस अगर कुछ नाइट आउट करना पड़े तो उसके लिए मेरे पास कुछ इक्विपमेंट ऐसे होने चाहिए। टेंट होना चाहिए आपके पास, क्लाइंब करने के लिए एक स्टिक होनी चाहिए जिससे आपको चलने के लिए थोड़ी सी मदद हो जाती है। ऐसे लगभग 30 से 40 इक्विपमेंट्स है जो हमारे साथ बेसिक होना चाहिए। एक हेड टॉर्च भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको कैरी करना चाहिए। एंड सर HAWS क्या होता है? HAWS इज HAWS, इट इज़ हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल। ये अपने आर्मी का एक स्पेशलाइज स्कूल है जो J&K में सिचुएटेड है। दे आर बेसिकली फौजीज है वो सारे के सारे, एंड दे आर ट्रेन टू फाइट इन हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड में ही फाइट करने के लिए उनको ट्रेन किया जाता है। एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, दैट इज मीन्स वो सिर्फ आर्म फोर्सेस को ही ट्रेनिंग देता है। तो वो जो इंस्टीट्यूट है वो J&K से, जम्मू अपने श्रीनगर से 60-70 किलोमीटर दूर पे स्थित है। तो सर ड्यूरिंग दी जर्नी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आपका हुआ कि जिसमें आपको कभी किसी और को रेस्क्यू करना पड़ा, या फिर कभी ऐसा हुआ कि अपने आर्म फोर्सेस के किसी पर्सन को या फिर एयर फोर्स के किसी पर्सन को आपको माउंटेन्स में रेस्क्यू करना पड़ा? बिल्कुल, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मगर मैं आपको कहना चाहूँगा कि फ़ौज हमें इसी के लिए ट्रेन करती है, हमें इसीलिए पहाड़ों में चढ़ना सिखाती है। इन केस अगर कोई सिविलियन भी अगर कहीं पहाड़ों में फंस जाए या कोई आपदा आ जाए, तो हम जैसे जो लोग हैं जो एडवेंचर के दीवाने हैं, साथ ही साथ हमारा जो एक्सपीरियंस है उनको सेव करने के लिए आ जाए। तो मेरे लाइफ में एक इंसिडेंट मैं आपको नरेट करना चाहूँगा। Before climbing going to the Mount Vinson, Antarctica, there was very unfortunate incident with me and with my team. One of our colleague, I would not narrate his name, वो during the mountaineering हम उनको रेस्क्यू कर रहे थे, और रेस्क्यू इन द सेंस वो उनकी डेथ हो गई, और उनको रेस्क्यू करने के लिए मुझे उस टीम के साथ, मैं अनुभवी टीम मेंबर था, तो उसके साथ मुझे हमारे टीम लीडर ने डिसीजन लिया। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो अंटार्कटिका का सिलेक्शन था मेरे लिए काफ़ी टफ था। रीज़न बिहाइंड दैट कि अंटार्कटिका जाने के पहले ही एक माउंट त्रिशूल करके चोटी है जो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और अभी उसका हाइट है 7120 मीटर, मीन्स लगभग 24,000 फीट। तो ये जो चोटी है इसका बोलते हैं कि सक्सेस रेट नियर अबाउट ओनली 40 to 50% है। मीन्स अगर 100 टीम्स उसके ऊपर क्लाइम करने के लिए गई तो सिर्फ 50% या 30% टीम ही सक्सेस होती है। Okay. तो उस टीम पर उस चोटी पर क्लाइम करने के लिए हमारे भारतीय वायुसेना टीम गई थी। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट वहाँ पे हुआ। मेरा एक जो टीममेट ही वॉज नॉट एक्लिमेटाइज्ड, और वो उसको 12,000 फीट पे अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई और वो उल्टियाँ करने लगा, और उस वक्त मीन्स उसको हमने फर्स्ट एड दिया। हमारे टीम लीडर ने डिसीजन लिया कि यार उसका जो कंडीशन है फिजिकल, मीन्स ही इज़ नॉट मेडिकली फिट टू स्टे इन माउंटेन। तो पहाड़ों में रूल है, जब भी आपको अगर पहाड़ों में कुछ समस्या होती है तो क्लाइम डाउन, इसका मतलब नीचे उतरो, अपने आप ही थोड़ी रिकवरी आ जाएगी। तो वहाँ पे
हमारे जो लीडर ने थी, हमारे हर माउंटेनिंग एक्सपीडिशन में एक टीम लीडर होता है जो पूरे अपनी टीम को संभालता है। तो टीम लीडर ने डिसीजन लिया कि रादर दैन डूइंग दिस, उसकी तबीयत को देखते हुए हम अपने हेलीज को बुलाएंगे और इनको सीधा एयरलिफ्ट करके हम अस्पताल में पहुंचा देंगे। एंड दैट वाज डन वेरी प्रॉम्प्टली बाय इंडियन एयरफोर्स। हमारे टीम लीडर ने कॉल किया, हेली आए और उन्होंने, जैसे हमने आपको पहले भी बता दिया कि पहाड़ों का मौसम और मुंबई की फैशन टाइम टू टाइम बदलती रहती है। तो हम जिस वैली में थे उस वैली में दोपहर 3 बजे के करीब वो जो पेशेंट था उनको पिकअप करने के लिए हेली आए भी, मगर हमें आवाज़ आ रहा है नीचे हम हैं, हम उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे ड्यू टू डेंस फॉग, और जो एक बिल्कुल वाइट सी परत थी उनकी, वो एयरक्राफ्ट नीचे लैंड नहीं कर पाया हेली जो था, और हम उस बंदे को उस हेली में बिठा नहीं पाए। तो देन डिसीजन वाज टेकन, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको नीचे डिसेंड करवाओ। हम 7-8 लोग हमारे टीम के मेंबर्स उनको नीचे डिसेंड करवाया। एंड जब डिसेंड करवा रहे थे तब वो रात में, एंड ही रिकवर्ड ऑल्सो, उन्होंने कुछ खाया पिया, एंड एवरीवन थॉट कि इट्स गुड थिंग कि रिकवर हो रहा है अपना टीम मेंबर। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग इट वाज डिसाइडेड कि अब तो एयरक्राफ्ट चले गए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह 6 बजे एयरक्राफ्ट आएंगे और उनको पिकअप करके अस्पताल में लेके जाएंगे। एंड इंडियन एयरफोर्स इज़ वेरी प्रॉम्प्ट इन दिस सर्विसेज। एयरक्राफ्ट एग्जैक्ट 6 बजे हमारे जहाँ पे जो वहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया गया था, हम अपने साथ मैप्स लेके चलते हैं ताकि कुछ भी अगर इंसिडेंट एक्सीडेंट हो गया कि हम इस एरिया में हैं, हम आप हमें सपोर्ट कीजिए या हमें हेल्प कीजिए। एयरक्राफ्ट आए एंड उन्होंने जब उनको जो हमने पिकअप किया उसको उठाया, हमने एयरक्राफ्ट में जब उनको रख रहे थे, सडनली ही कोलैप्स्ड एंड उनके मुंह से पूरा झाग निकला। एंड दिस इंसिडेंट हैपेंड विथ मी। मैं उनके साथ ही फिर एयरक्राफ्ट में बैठ के मुझे टीम लीडर ने बोला कि भाई इनकी तबीयत और ख़राब हो गई है, आप इनके साथ एज ए एस्कॉर्ट जाओ। एस्कॉर्ट का मतलब है उनको थोड़ा सा हेल्प करना, उनको किसी मदद करना। तो एस्कॉर्ट में उनके साथ गया। हेली हमारी इंडियन आर्मी जोशीमठ करके एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ पे इंडियन आर्मी ऑलरेडी रेडी थी, उनको इन्फॉर्म करके रखा था कि हमारा एक बंदा ऐसे ऐसे, दे वाज रेडी ऑन द टारमैक कि जैसे आएगा एम्बुलेंस रेडी थी, हमें वहाँ से पिकअप करके वहाँ पे लेके गए। एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी वी लॉस्ट आवर टीममेट, हिज नेम वाज शांतनु, एंड वी लॉस्ट हिम, एंड दैट वाज ब्लो, दैट वाज इम्पैक्ट ऑन माई माइंड। और दूसरी चीज़ उसके साथ और एक अनफॉर्चुनेट ये हुई कि हम टोटल 3 लोग नीचे आए थे उस एयरक्राफ्ट में। एक में एक थोड़ा सा, मैंने जैसे एक हाई एल्टीट्यूड का थोड़ा सा इशू हो गया था, उसका सर दर्द हो रहा था, उसकी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो वो एक बंदा जिसके, और शांतनु एंड माई सेल्फ, हम 3 लोग नीचे उतरे। और नीचे उतरने के बाद मीडिया वहाँ पे थी, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, एंड देन इंसिडेंट हैपन कि न्यूज़ में ये आया कि माउंट त्रिशूल के इस एक्सपीडिशन के दौरान भारतीय वायुसेना के एक वायुकर्मी की मौत और 2 गंभीर हालात में, जिसमें मेरा भी नाम था, राकेश काले तथा अमित कुमार, दोनों गंभीर हालात में जोशीमठ अस्पताल में एडमिट है। और ये न्यूज़ उस वक्त डेली हंट चलता था। तो ये जो न्यूज़ है डेली हंट द्वारा मेरे वाइफ को, मेरे एक उसके वाइफ के दोस्त ने शेयर की। एंड आई वॉज इन बिलीव दैट, ऑलरेडी मैं थोड़ा सा परेशानी में था, मैं ये मेरे फैमिली को बताना नहीं चाह रहा था कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो मैं 1-2 दिन थोड़ा सा ठंडा हो गया, फिर मैं घर पे ये खबर पहुंची कि दैट, हाँ, अगर घर में ये खबर पहुंची मैं गंभीर हालात में जोशीमठ में एडमिट हूँ। ओके। तो दैट वाज इम्पैक्ट कि घर वाले इधर परेशान है कि मेरे हस्बैंड को क्या हुआ, मेरे मदर फादर ये परेशान है कि मेरे बच्चे को क्या हुआ, और उधर मैं ये इसमें हूँ कि मैं मेरे घर वालों को नहीं बताऊंगा। फिर बाद में आपने कब उनको ये मतलब कंफर्म किया कि नहीं ये चीज़ गलत थी? और इट वाज आफ्टर 2 days, 2 to 3 days। मगर 2 दिन वो भी परेशान थे और 2 दिन मैं मेरे इसमें परेशान था कि क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट चीज़ उनके पास भी नहीं पहुंच पा रही थी। जब वो मैं उस शांतनु के साथ दिल्ली पहुंचा, देन आई हैव टेकन मोबाइल फ्रॉम माय फ्रेंड एंड मैंने कॉल किया। तो मेरी मदर और जो वाइफ थी बोले, सबसे पहले मैंने उनको बताया कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ था, मैं तो उनके साथ एज एस्कॉर्ट आया था। बोला नहीं वो कुछ नहीं, उस वक्त मोबाइल वगैरह सब कुछ चालू हो गया था। बोला फर्स्ट यू डू वीडियो कॉल, मुझे देखना है आपको। देन दे हैव सीन मी
एंड दे एश्योर्ड कि नहीं मेरे बच्चे को, मेरे पति को कुछ हुआ नहीं है. तो दैट वाज इंसिडेंट हैपन विथ मी. ये हुआ था. देखा जाए तो यहाँ पे मीडिया ने थोड़ा सा गलती किया एंड पूरा माहौल बदल गया. बिल्कुल बिल्कुल. एक मीडिया के एक न्यूज़ की वजह से, और उसी के बाद भी, उसके बाद जब मैं सितंबर में वापस आया, जो मेरा प्री सिलेक्शन का था, देन आई गॉट कॉल फ्रॉम एयर हेडक्वार्टर. दैट इज, वहाँ पे एक डायरेक्टर ऑफ एडवेंचर सेल है जो पूरा एडवेंचर को, वाटर हो, लैंड हो या एयर एडवेंचर, वो डील करते हैं. दे सेड दैट यू हैव बीन सॉर्टेड फॉर दिस अंटार्कटिका एक्सपीडिशन. देयर विल बी योर सिलेक्शन ट्रायल. आफ्टर दैट यू विल बी सिलेक्टेड फॉर दैट. इफ़ यू आर वॉलंटियर और एज यू हैव ऑलरेडी फिल्ड द एप्लीकेशन, अगर आप इस इंसिडेंट के बाद आना चाहते हो तो फिर से एक बार आप उस कुछ फॉर्म्स थे उस पर साइन कर दीजिए, उसको स्कैन करके हमें ईमेल कीजिए एंड आपका फिर हम ट्रायल लेंगे. एंड फिर उसके बाद वहाँ से फिर अंटार्कटिका की मेरी जर्नी वो चालू हुई थी. तो दैट वाज, मैं बताना चाहूँगा, चाहे माउंटेनियरिंग हो, चाहे ज़िंदगी हो, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ हो, इसमें आपको आपके परिवार की, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपकी बीवी, आपके बच्चे, इनका साथ जरूर होना चाहिए, जिनके वजह से मैं ये जो अंटार्कटिका की जो उच्च चोटी है मैं फतेह कर पाया हूँ. अभी क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है सर, सो अभी कंक्लूड करेंगे. एंड कंक्लूड करने के पहले मैं आपकी पर्सनल लाइफ से ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो ओवरऑल सर्विस रही है, उसमें अभी तक के माउंटेन क्लाइंबिंग एंड जो आपकी इंडियन एयरफोर्स की सर्विस आपने दी 20 साल की, ये सारे चीज़ों में आपको अभी तक के सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी? बेस्ट चीज़ ड्यूरिंग द सर्विस, एंड मैं अभी 38 साल का हूँ, तो बेस्ट चीज़ मुझे यही लगी है कि 3 सितंबर 2016 को मुझे बेटी हुई. ये मेरे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है. और हमारे जब शादी हुई और जब मुझे पता चला कि हम दोनों को पता चला कि माय वाइफ इज़ प्रेग्नेंट, तो हमारे दिमाग में यही था कि हमें बच्ची ही हो. और उसी वक्त मैंने बच्ची का नाम भी डिसाइड कर लिया था कि मेरी बच्ची होगी और मैं उसका नाम केतकी रखूंगा करके. एंड लकीली गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी विथ अ डॉटर एंड हर नेम इज़ केतकी. सो 3 सितंबर 2016, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ. Okay, so this was the best part of your life. Yes, sure. एंड इसके बाद में मुझे ये जानना है कि सबसे ऑड या सबसे वर्स्ट थिंग आपके लाइफ की क्या है जो आप बताना चाहेंगे? हाँ, टू बी यूनिफॉर्म्ड पर्सनल. मैं ज़िंदगी में 20 साल यूनिफॉर्म पहना है. हम ये एक यूनिफॉर्म ही नहीं पहनते, हम एक प्राइड पहनते हैं. हमारा एक गर्व होता है, एक जज्बात होता है. तो 20 साल भारत देश को सेवा देने के बाद मैंने VRS लेने का एक डिसीजन लिया. तो 31 दिसंबर 2024 को मैंने जब भारतीय वायुसेना का यूनिफॉर्म मैंने निकाला, मैंने हैंगर पे टांगा, जिस दिन मेरा लास्ट वर्किंग डे था, दैट वाज द ऑडेस्ट एंड वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ. क्योंकि मैं अभी भी यही समझता हूँ, ऑल्दो मैंने यूनिफॉर्म तो मेरे बॉडी से तो निकल गया है, मगर वो उसके जो जज्बा है वो अभी भी मेरे अंदर है. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यूनिफॉर्म तो चला गया, मगर मैं अभी भी फौजी हूँ. मैं तब भी फौजी था और मरते दम तक मैं फौजी रहूँगा. बिल्कुल सर. इसीलिए कहा जाता है कि जवान हमेशा जवान ही रहता है. बिल्कुल सही बोला आपने. ओके सर. एंड इसके बाद लास्ट में चलते चलते एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा जो आई थिंक बहुत सारे बच्चों को मतलब कि जिस सवाल का कन्फ्यूजन होता है, हाँ, वो रिलेटेड है हमारे आर्म फोर्सेस से. बिल्कुल. ओके. एंड क्योंकि आपने माउंटेन क्लाइंबिंग की बहुत सारी चीज़ें हमसे शेयर की, अब मैं एक सवाल जो है वो हमारे यंगस्टर्स के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं फॉर इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन आर्मी, और कैसा है कि इंडियन आर्मी के लिए बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं, उनको एक जरिए पता है बिल्कुल दैट दे हैव NDA एग्ज़ाम्स एंड उनको फिजिकल ट्रेनिंग करनी है, उन्हें सामने सर्विस मिली तो फिर उसके बाद में ट्रेनिंग किस टाइप की होती है. बिल्कुल. एंड यहाँ पे ना एक दूसरा साइड देखने को मिलता है जहाँ पे एक तरफ में इंडियन आर्मी नेवी के लिए बच्चे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तैयारियां करते हैं. बिल्कुल. है ना, क्योंकि उनके आसपास में ऐसे लोग हैं जो उनको बताते हैं, गाइड करते हैं. बिल्कुल. लेकिन इंडियन एयरफोर्स के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत गिने चुने लोग हैं जिनको नॉलेज है
एंड बहुत गिने चुने बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं। बिल्कुल। एंड जो तैयारी भी करते हैं तो वो करते हैं इंडियन एयरफोर्स की पायलट की। ओके। एंड बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि पायलट के अलावा भी वैकेंसीज होती हैं। बिल्कुल। और आपकी जर्नी में या फिर आपके प्रोफाइल में जो मैंने देखा वो ये है कि आपने इंडियन एयरफोर्स में रह के बहुत कुछ अलग किया। बिल्कुल। जहाँ पे आप पायलट नहीं रहे लेकिन आप एयरफोर्स में थे एंड आपने बहुत कुछ किया। बिल्कुल। तो बस ये चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चों का जो मिसकंसेप्शन है या फिर जो मिसबिलीफ एक बन गया है कि एयरफोर्स के लिए अगर तैयारी करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ाई लगती है, तो इस बारे में आपका क्या सजेशन है सर? ये सवाल बिल्कुल एकदम आपने सही पूछा है। बेसिकली हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, दिस विदर्भा एरिया, इस विदर्भा एरिया को बोलते हैं फार्मर सुसाइड डोमिनेंट एरिया और या आदिवासी डोमिनेटेड एरिया बोला जाता है। और मैं ये बताना चाहूँगा हमारे एरिया में इतना टैलेंट है मगर यहाँ पे होती है कमी अवेयरनेस की। बच्चों में या यूथ में भारतीय वायुसेना के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। तो मैं हर एक यूथ को जो भी एयरफोर्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा आपका कंसिस्टेंसी, आपका परसेवरेंस ही इम्पोर्टेंट है रादर दैन यूअर एजुकेशन लेवल। आपको अगर 50% है, 60% है, 70% है, दैट डजेंट मैटर करता है आपकी कंसिस्टेंसी, आपका परसेवरेंस और आपकी लगन जो भारतीय वायुसेना की तरफ लेके जाएगी। पढ़ाई में आप 90% ही हो या 99% लो, ये कभी मैटर नहीं करता किसी डिफेंस फोर्सेस के लिए, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो। दे वांट एक ऐसा बंदा चाहिए जिसमें टीम बिल्डिंग भी हो, जिसको खुद को एडेप्टेबिलिटी हो, टीम लीडर मेंबरशिप हो, टीम लीडरशिप हो, उसमें सर्वगुण संपन्न बंदा मांगते हैं। तो मैं यूथ को यही बताना चाहूँगा कि आप भारतीय वायुसेना को एक ऐसा चैलेंज ना लीजिए कि इससे मेरे हो ही नहीं पाएगा। बहुत सरल और सिंपल भाषा में आपको मैं बताना चाहूँगा, आप निरंतरता रखिए, परसेवरेंस रखिए और पढ़ाई कंटिन्यूस करते रहिए। आप जरूर भारतीय वायुसेना में एक दिन शामिल होंगे। इसका रीज़न मैं बताना चाहूँगा, मेरे जैसे एक लो मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जो 20 साल भारतीय वायुसेना में एज ए ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर रह के एक कुछ अलग करके आ सकता है, तो आज की जो यूथ है उसमें बहुत पावर है। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू व्हाट यू थिंक। सो ये जो पावर है, ये पावर आपको यूटिलाइज करनी है टुवार्ड्स गुड थिंग, टुवार्ड्स टू बिकम एन गुड एयर वॉरियर और टू बिकम ए फौजी। थैंक यू सो मच सर। एंड आई थिंक आप सभी लोग को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया हमें। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातचीत करके। तो ये थे आज के हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर राकेश काड़े सर, जिनको आपने सुना और देखा। और आई होप कि आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ देखने को मिली, सीखने को मिली कि आप किस तरीके से अपनी तैयारियाँ कर सकते हैं फोर्सेस वाइज एंड माउंटेन्स वाइज। क्योंकि ये जो कन्वर्सेशन था, ये ऐसा कन्वर्सेशन था जिसमें बहुत सारी ऐसी भी बातें थी जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है। तो आई होप कि ये पॉडकास्ट आप सभी लोग को पसंद आया होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी ऐसे ढेर सारे हम पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहें। सो सर, जैसा कि आप इंडियन एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं, वैसे ही मेरा भी जो बैकग्राउंड रहा है वो फोर्सेस वाला ही बैकग्राउंड रहा है। सो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को एक अलग तरीके से हम क्लोज करें। एंड हम एक साथ जब अभी वीडियो ख़त्म करेंगे तो मैं चाहूँगा कि एक साथ हम जय हिंद बोलें। बिल्कुल। और ये जो जय हिंद रहेगा अपने भारत देश के सभी सैनिकों के लिए, सभी फार्मर्स के लिए, और जो भी सैनिक अभी भी आज भी जो सियाचिन ग्लेशियर में अभी -30 में खड़े हैं उनके लिए रहेगा और देश के हर एक नागरिक के लिए रहेगा। तो हम एक बार दोनों मिलके बोलेंगे जय हिंद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।